हमारे इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ कर रहे उनकी फॉरेन पॉलिसी के चलते। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। कुछ इंडियंस तो एस जयशंकर को मोदी के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि एस जयशंकर एक मिनिस्टर नहीं है, वो एक सोशल मीडिया स्टार है। अभी कुछ ही महीने पहले जब पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही थी क्योंकि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वार में एक न्यूट्रल स्टैंड ली, तो इस समय एस जयशंकर जी से पूछा गया कि अगर इंडिया इस वार में यूक्रेन की मदद नहीं करेगा तो मान के चले कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में वार छिड़ जाती है तो दूसरे देश इंडिया को क्यों मदद करेगी। उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये रिप्लाई दिया, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपने 38 साल के डिप्लोमेटिक करियर में दुनिया के अलग अलग देशों में इंडिया की तरफ से कभी हाई कमिश्नर तो कभी एम्बेसडर के तौर पे काम किया, स्पेशली उस समय जब उस देश के साथ इंडिया की रिलेशंस कुछ अच्छी नहीं थी। जैसे कि 1998 में जब इंडिया ने पोखरण पर न्यूक्लियर टेस्ट किया तब पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ हो गई थी। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दी। इस समय हमारे एस जयशंकर जी की पोस्टिंग हुई थी टोक्यो में। पूरी दुनिया के साथ साथ जब जापान भी इंडिया के खिलाफ हो गई तब उनकी एफर्ट्स के चलते ही उस समय के जापानीज पीएम योशिहिरो मोरी इंडिया के विजिट पे आए, जिसके बाद से ही इन दोनों देश के बीच में रिलेशंस अच्छे होने लगी। इसी तरीके से 2004 से 2007 के बीच एस जयशंकर ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे थे। इस समय इंडिया और यूएस के बीच एक न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी। इंडिया के लिए डील बहुत जरूरी था क्योंकि इससे इंडिया दूसरे देशों से यूरेनियम को इम्पोर्ट कर सकता था अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। लेकिन यूएस के साथ उस समय एक न्यूक्लियर डील साइन करना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया वैसे ही इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही थी अपने उस 1998 की पोखरण वाली न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। इस समय बराक ओबामा जो कि यूएस के एक सीनेटर हुआ करते थे, वो इस समय इस डील के इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने इंडियन ऑफिशियल से बात करना तक बंद कर दिए। ओबामा का कहना था कि यूएस इस डील में तभी साइन करेगी जब इंडिया फिसल मटेरियल को प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। यहाँ पर आपको बता दें कि फिसल मटेरियल वो मटेरियल है जिसको एक फिशन रिएक्शन में यूज किया जाता है और ये किसी भी न्यूक्लियर वेपन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बिना आज तक कोई भी देश कोई भी न्यूक्लियर वेपन को बना नहीं पाया। इंडिया अगर इस डील में साइन नहीं करता तो दूसरे देशों से यूरेनियम को इंपोर्ट नहीं कर पाता, और अगर साइन करता भी तो भी कुछ फायदा नहीं था क्योंकि उस मटेरियल के बिना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की कोई सेंस ही नहीं बनती। एक तरीके से ओबामा ने इंडिया को कुएं और खाई के बीच में फंसाने की कोशिश किए थे। लेकिन दोस्तों हमारे एस जयशंकर जी ने उस समय यूएस पे ऐसे छड़ी घुमाई कि यूएस इस डील को फाइनली मान गई। US businesses can begin selling nuclear fuel, technology and reactors to India. ऐसे ही कुछ हुआ था चाइना में भी। 2009 से लेकर 2013 तक एस जयशंकर इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना में, और इस समय इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छी नहीं थी। 2013 में चाइनीज ट्रूप्स ने लद्दाख में अपने टेंट्स लगाना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन दोनों देश के बीच में टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन दोनों देशों के बीच एक सिंपल डिस्कशन के बाद ही चाइना ने कुछ कहे बिना वहां से अपनी आर्मियों को हटा ली। चाइना के इस डिसीजन के पीछे एस जयशंकर का एक इम्पोर्टेंट रोल था। उस समय चाइनीज आर्मी के जो जनरल थे उन्होंने ये बताया कि एस जयशंकर ने उनसे ऐसे बात किया कि मानो वो एक सोल्जर है, ना कि एक डिप्लोमेट। चाइना में उनके रहने के ही दौरान 2010 में 22 इंडियन डायमंड ट्रेडर्स जो कि मोस्टली गुजराती थे, उनको चाइनीज कस्टम ऑफिशियल्स के द्वारा अरेस्ट किया गया क्योंकि वो हांगकांग से चाइना के बीच में डायमंड की स्मगलिंग कर रहे थे। उनमें से किसी किसी को तो 6 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई थी चाइनीज कोर्ट के द्वारा। अब इस समय एस जयशंकर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उन ट्रेडर्स के चार्जेस को कम करने के लिए। Relief for families of 12 diamond traders who have returned to India after being released by a Chinese court last month. इस समय एस जयशंकर ने अपने काम के चलते एक और पर्सन को इम्प्रेस किया था
और वो कौन है? हमारे होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। होने वाले पीएम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2010 में नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम नहीं बने थे। मोदी जब 2012 में गुजरात के सीएम के तौर पे चाइना गए थे एक बिजनेस ट्रिप के लिए, तो उस समय एस जयशंकर ने मोदी के लिए कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को सेटअप किया चाइना में। सिर्फ चाइना में ही नहीं, यूएस में भी मोदी को पॉपुलर करने के पीछे एस जयशंकर का एक इम्पोर्टेंट रोल था। आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि 2005 में मोदी ने जब यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किए थे, तब यूएस ने उनको साफ इनकार कर दिया और 7 सालों तक उनको वीजा नहीं दिया गया। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम बने, तब उस समय एस जयशंकर इंडिया के एम्बेसडर थे यूएस में। इसके कुछ ही महीने बाद एस जयशंकर ने यूएस में एक हाई प्रोफाइल ट्रिप को अरेंज किया नरेंद्र मोदी के लिए, जिसके बाद से ही नरेंद्र मोदी यूएस में धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। इसके बाद एस जयशंकर ने 2015 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की इंडिया ट्रिप में भी योगदान किए थे, जब वो रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर इंडिया आए थे। मोदी और देश के प्रति उनकी इसी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से जब 2014 में मोदी पावर में आए, तब उनको उनके 38 साल की डिप्लोमेटिक करियर की रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन पहले ही उनको इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया। जब उनकी टेन्योर खत्म होते आ रही थी, तब उनको 1 साल और इस पद में रखा गया, लेकिन जब यह टाइम भी खत्म हुआ तब उनको फाइनली रिटायर्ड होना पड़ा। लेकिन मोदी मानो उनको रिटायरमेंट देने के लिए मंजूर ही नहीं थे, इसीलिए 2019 में बीजेपी जब फिर से पावर में आई, तब उनको फाइनली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया। असल में उनकी इस पोजीशन में अपॉइंटमेंट के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है, जिसको एस जयशंकर जी ने अपने यूएस विजिट के दौरान बताया था। दरअसल जब फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी की डेथ हो गई, तब एक दिन पीएम मोदी ने उनको अचानक फोन कॉल किया और उनसे कहा कि हम आपको इंडिया के नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में चुनना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंपली कहा कि वो इसके लिए रेडी है। इसी तरीके से ज्यादा कुछ बातचीत के बिना ही दोनों लीडर्स ने एक दूसरे की मैसेज को समझ लिया, क्योंकि मोदी उनको हर वक्त चाहते थे उनको उनके क्राइसिस मैनेजर के तौर पे, जो कि मोदी को एक संकट से बाहर निकाल पाए। उनकी इसी क्वालिटी की वजह से दूसरे देशों तक उनकी तारीफ करते हैं। यहाँ तक उनकी फैन मेक्सिको और अफ्रीका के छोटे छोटे देश में भी है। जैसे कि यूएई के एक मिनिस्टर ने यह कहा है कि जब दुनिया यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर ट्राइपोलर में डिवाइड हो जाती है, मतलब दुनिया का मेन पावर जब किसी 1, 2 या फिर 3 देशों के हाथ चला जाता है, तब दूसरे देशों को मजबूरन उन देशों के नीचे आना पड़ता है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs. Historically, the world was a world where it was either unipolar or bipolar or tripolar, where you had to choose sides. I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs, and I see some of his speeches. यूएस एक सुपर पावर है, यह जानकर भी एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने खुलेआम इंडिया की पोजीशन और इसकी स्ट्रेंथ को साफ कर दिया। यही होता है एक आजाद देश की आजाद पॉलिसी, जिसका पार्ट एस जयशंकर ने बार बार दुनिया को पढ़ा दिया। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का मूल मंत्र होता है नेशनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। मतलब जब 2 देश किसी भी फॉरेन रिलेशंस में टाइड होती है, तब उन दोनों देशों की ही मेन फोकस होती है कि इससे उस देश को कितना प्रॉफिट होगा। मतलब मान के चले कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई डील साइन हो रही है, इस समय दोनों ही देश मतलब इंडिया और चाइना चाहेगा कि इससे इंडिया और चाइना को कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी देश ऐसे आजादी से डील साइन नहीं कर पाते। वो अगर किसी पावरफुल देश के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो उस पर दूसरे वाले देशों से प्रेशर डाला जाएगा ताकि उस पावरफुल कंट्री का प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे किसी भी देश, चाहे वो यूएस हो या फिर चाइना, इंडिया को इस तरीके के थ्रेट्स देने के पहले 100 बार सोचती है। और ये सब कई हद तक संभव हो पाया एस जयशंकर जी की वजह से। उनके इसी कारनामे की वजह से उन्होंने कई हद तक इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स की डीएनए को ही बदल दिया। जैसे कि पहले के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पोस्ट होती थी, उसको सिर्फ एक सिंबॉलिकल पोस्ट के तौर पे देखा जाता था। मतलब उस समय फॉरेन मिनिस्टर तो थे, लेकिन स्टेप्स को लिया जाता था फॉरेन सेक्रेटरीज के द्वारा। जैसे हमारे लेट सुषमा स्वराज जी के टाइम पे ये माना जाता था कि पॉलिसी बना रहा है कोई और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं स्वराज जी। लेकिन जयशंकर के समय में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो एक तरफ फॉरेन पॉलिसी को भी देखते हैं और दूसरे तरफ वीजाज की इशूज को भी। एक और चीज जो एस जयशंकर के समय बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला है, वो है इनकी साफ जवाब। वो कभी भी यूएस मीडिया की बातों से डरते नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी को सामने ला दी। ये वेस्टर्न कंट्रीज कैसे अपने मीडिया को हथियार बना के दुनिया के सामने इंडिया और इंडियन की बेइज्जती करती है, यह चीज उन्होंने साफ साफ बता दी, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में बैठ के।
अब तक आपने जितना भी बात सुना उससे आपको यह लग सकता है कि एस जयशंकर तो एक परफेक्ट मिनिस्टर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि कांग्रेस ने एस जयशंकर को एक टाइटल दिया, इंडियाज मोस्ट फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि एस जयशंकर को एक बीमारी है, स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिससे वो अपने दुश्मन से ही प्यार करने लग जाता है। क्या जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है? सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए, लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिनपिंग की गलबैया करने लगते हैं, गले लगने लगते हैं, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करते हैं? इसके अलावा कांग्रेस ने कई और फैक्टर्स में एस जयशंकर को टारगेट किया है। राजेश राजगोपाल, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि एस जयशंकर का मानना है कि उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सब चीज को बदल रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर का मानना है कि एस जयशंकर उसी चीज को दोहरा रहे जिसको पहले कई और मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया है। असल में यह कहना कि पहली बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतना स्ट्रांग हुआ, ये गलत है, क्योंकि 1998 में इंडिया ने सबके क्रिटिसिज्म के बावजूद भी सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके अलावा 2005 में यूएस न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह ने अपना सब कुछ दाव में लगा दिया। तो यह कहना गलत होगा कि इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन के पीछे उसकी पास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया पास्ट में उस तरीके के स्टेप्स नहीं लेता तो शायद आज एस जयशंकर इतने बोल्डली अपने बात को कह नहीं सकते थे। लेकिन यह भी 100% सच है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में एस जयशंकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था और आज भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।